Good morning class 10th. You are studying about the social economics. इकोनॉमिक में पढ़ रहे हैं आप ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसमें से प्रोडक्शन अक्रॉस द कंट्री, इट मींस प्रोडक्शन उत्पादन अक्रॉस कंट्री, दुनिया के अलग अलग देशों में। तो सबसे पहले ट्रेडिशनल जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे भारत क्या करता था, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्ट करता था। रॉ मटेरियल जाते थे, एक्सपोर्ट होते थे इंडिया से, एक्सपोर्ट है ना, होते थे इंडिया से, ऐसा कर लो, पूरे दुनिया में है ना, अदर नेशन दुनिया के अलग अलग भागों में, और हम बदले में लेते थे उनसे कंप्लीट प्रोडक्ट हम उनसे लेते थे। इसीलिए तो आज स्थिति खराब है, गरीबी है, इसीलिए गरीबी है क्योंकि हमने रॉ मटेरियल दिए और कंप्लीट प्रोडक्ट लिए। हमने वही कॉटन, वही गुड क्वालिटी यार्न जापान को एक्सपोर्ट किए, वही गुड क्वालिटी कॉटन के कपड़े, धागे, रॉ मटेरियल्स, जूट, टी, कॉफी हमने वहां दी और हमने पलट के वापस कमोडिटीज ली, हमने कंप्लीट प्रोडक्ट लिए। आज भी हम वही कर रहे हैं, इसीलिए डेवलपिंग है। अगर हम उसी रिसोर्स को एक अच्छा वेल डेवलप्ड करें तो हम डेवलप्ड की सीरीज में आ सकते हैं, लेकिन लैक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ द स्किल डेवलपमेंट, लैक ऑफ द टेक्नोलॉजी ओवर हियर, और टेक्नोलॉजी स्किल्ड है भी तो वो दबी हुई, छुपी हुई है, वो अपने आप को मुंह नहीं खोल पाती, वो चुपचाप बैठी रहती है। तो वक्त है कि ग्लोबलाइजेशन दिस इज नॉट न्यू। एंशिएंट टाइम, यू नो दैट अबाउट द सिल्क रूट कैरी the goods, commodity, discoveries and disease from different part of the country, reach in the vast distance nation in the world। दुनिया के एक देश से दूसरे, बहुत दूर स्थित दूसरा देश, वहां से सिल्क रूट के माध्यम से कॉमोडिटीज जाती थी, सामान जाते थे, गुड्स जाते थे, कहना चाहिए इन्वेंशन जाते थे, डिस्कवरीज जाती थी, डिसीज जाती थी। सिल्क रूट के माध्यम से दो तरीके से होते थे, लैंड रूट एंड सी रूट, समुद्री रास्ते या जमीनी रास्ते। तो आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा तो सुन लीजिए कि दो तरीके से वो सिल्क रूट काम करते थे। यहाँ पर सामान बाहर से आता जाता था। सी रूट या सिल्क रूट इन दिस टाइम द वाइब्रेटिंग एग्जाम्पल, एक जो समुद्रों वाले रास्ते हैं, सिल्क रूट है, वो एक जीता जागता उदाहरण है कि ग्लोबलाइजेशन पहले ही था। आज हम उसको एक अच्छी परिभाषा देते हैं, बट एंशिएंट टाइम ऑल्सो कमोडिटी और अ गुड्स ट्रांसफर हैंड टू हैंड। एंशिएंट टाइम हैंड टू हैंड, वी कैरी जस्ट लाइक पल्सेस, स्पाइस एंड अदर फूड स्टफ, एंड हम बदले में लेते थे प्रीसियस मेटल, गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम द यूरोपियन नेशन। हम यहाँ से वहां जाते थे और हाथों हाथ ये सब होता था। सी रूट और लैंड रूट से ये चीजें काम करती थी। और ओवरऑल अब हम केवल यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन में हम रॉ मटेरियल्स बेचते हैं, यानी कि एक्सपोर्ट करते हैं और कंप्लीट प्रोडक्ट लेते हैं। ये रीजन है काय का, डेवलपिंग का। क्योंकि हम कहते नहीं, कैसा बोले, कपड़ा बोले अरे उसका है, क्या बोलते हैं उसको, अभी बर्ड आएगा बोलेंगे, लेने नहीं, सिल्क नहीं, मतलब चलिए अभी बता रहे हैं। तो एक कोई भी प्रोडक्ट जो आया, उन्होंने कहा ऐसा है तो उसकी वैल्यू है, जो बाहर से लाए हम, ब्रांडेड है वो, है ना, वो ब्रांडेड है भाई, बहुत महंगा है, 3045 का है, ब्रांडेड है। रॉ मटेरियल्स आप नहीं दिया था, आपके देश की मिट्टी से रॉ मटेरियल पैदा हुआ और बना दिया उन्होंने, उसी कहने लगे ब्रांडेड है। अब हमें अब क्या करें, रिसोर्स आप, यू आर एबल टू मेक देम द प्रोडक्ट हाईली प्रोडक्ट, आप उससे कम में बेच लेते और वो नकाते कि ब्रांडेड है। ऑल टाइम एट द टाइम ऑफ कॉलोनियल रूल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिस्करेज किया, डिमोलाइज किया इंडिया को। हमें उन्होंने कभी वेरी गुड नहीं कहा,
क्यों कहेंगे? क्यों कहेंगे? वो कॉलोनियल थे, वो राजा थे। आज भी पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कभी वेरी गुड बोलते ही नहीं कोई। काहे को बोलेगा? क्योंकि तुम जैसे थे वैसे ही रहो और वैसे ही रहोगे, तुम्हें सुधरने का कोई अधिकार नहीं है। जस्ट लाइक कॉलोनियल टाइम पे भी दबाया गया था कि रॉ मटेरियल देते हो वही देते रहो, और उन्होंने कहा हम कंप्लीट प्रोडक्ट बेच रहे, बोले बेच रहे, टैक्स बढ़ा दिए ब्रिटिशर ने, लाओ कमोडिटीज, अपने आप खत्म हो जाओगे। ऐसी पॉलिसीज जारी करेंगे कि नहीं उठने देंगे। you know that about the corn law and the British कॉटन टेक्सटाइल पे लगा था टैक्स। जब हम कॉटन के कपड़े एक्सपोर्ट करते थे तो कह दिया भारत से कॉटन के कपड़े नहीं आएंगे। ब्रिटिश के किसानों ने कहा, तो सरकार ने कहा क्या करें? बोले स्टॉप कराओ। बोले स्टॉप नहीं, क्योंकि कॉर्न लॉ में हमने जो कॉर्न आता था वो हमने इम्पोज बंद करा दिया था एक्सपोर्ट, तो भैया अब हम बंद नहीं। बोली तो ऐसा करो, कैसा भी है, अरे टैक्स इम्पोज करो ना, खत्म, ऑटोमेटिक तुम पे इतनी बाउंडेशन लगा देंगे, तुम बोल ही नहीं पाओगे, खत्म हो जाओगे। वैसे ही इंडियन मार्केट पर ट्रेड के टैक्स बढ़ा दिए। जब टैक्स बढ़ा दिए तो हमने कॉटन क्लॉथ ले जाना ही बंद कर दिया। क्या करेंगे? डिमोरलाइज करते हैं इंडियन ट्रेड को। बात समझ में आ गई? तो लेकिन अब समस्या है कि लैक ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, व्यवस्था नहीं है। लेकिन सुनिए, ट्रेड वाज मेन चैनल कनेक्टिंग डिस्टेंट कंट्री। अब इसका एक व्यापार को जो ये कह लो, जो ट्रेड है, TR है, ट्रेड को एक ट्रेड का एक चैनल है, कनेक्टिंग चैनल, एक कनेक्टिंग चैनल है जो दुनिया के डिस्टेंट पार्ट को कनेक्ट करता है। लेंथी नहीं करते हुए बहुत ही शॉर्ट में बता दे रहे हैं आपको। जो व्यापार है दुनिया के बहुत दूर दूर तक स्थित देशों को कनेक्ट करता है, वो चैनल का नाम है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन, MNCs। It is multinational corporation having a lead role to connecting distant part of the country। देश के दूर दूर के हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ने का काम करती है MNCs। तो MNCs had a lead role, MNCs having a lead role in a Indian trade or a international trade। यहां पर बना कोई प्रोडक्ट वहां जाएगा और वहां से बना हमारे पास आएगा, ऑलवेज सरप्लस में रहेगा। कौन? फॉरेनर। सरप्लस में कौन रहेगा? मतलब विदेशी व्यापार, उनका ज्यादा रहेगा, आपका ज्यादा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप तो रॉ मटेरियल दे रहे हो ना, आप नट बोल्ट बना के दे रहे हो, हम गाड़ी भेज रहे हैं बना के, आप रबड़ भेज रहे हो, हम टायर बना के भेज रहे हैं, तो बड़े तो हम हुए ना। आप तो किसान हो, आप तो रबड़ की खेती करो, अच्छा प्रोडक्ट हम बनाएंगे, क्योंकि हम तुम्हें बनाने नहीं देंगे। हम तुम्हारे नेताओं को ऐसी ऐसी इतना हम बता देंगे कि वो नेता खुद कहेंगे नहीं 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 नहीं, रिसोर्स बेचिए। यहां से प्रोडक्ट करने के लिए सरकार में अभी कुव्वत नहीं है, अनेबल टू मेंटेन अ सिचुएशन, अनेबल टू मेंटेन अ इंफ्रास्ट्रक्चर। समझे? तो MNC है हमारे यहाँ जो एक बहुत बड़े लीड रोल में होती है। MNCs emerge on the scene। MNC is a company that own control production in more than one nation। MNC is a company। देखो एक MNC, अब सुन लो MNC क्या है। एक कंपनी है, एक संस्था है, एक कंपनी है जिसके छोटे छोटे ऑफिस, जिसके छोटे छोटे कनेक्टिंग ऑफिसेस दूसरे अदर्स नेशन में होते हैं, अदर नेशन में होते हैं। आपकी अमेरिका की कंपनी है ना, कोई भी ले लो, जैगवार ले लो, कोई भी गाड़ी ले लो, फॉर्च्यूनर ले ले, टाटा की जैगवार अगर वहां जाती है तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन के थ्रू जाती है। यहां की कंपनी अब हो गई, जैगवार हो गई इंडिया की मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन ने दुनिया के छोटे छोटे या बड़े बड़े देशों में अपने ऑफिसेस क्रिएट कर लिए। या कोई फॉरेनर गाड़ी का नाम बताओ, लैम्बोर्गिनी है ना, कोई बोल रहा, कोई भी एनी ऑफ द कहना चाहिए व्हीकल्स मेड इन अ फॉरेन नेशन, कोई भी बड़ी गाड़ी
कोई भी चीज वहां पर से बनकर जब यहाँ आती है तो एमएनसी के थ्रू आती है, तो एमएनसी कनेक्टिंग कंट्री बाय द ट्रेड। कंपनी ने, एमएनसी ने क्या कह दिया, बीच का काम किया, एक कनेक्टिंग पीपल का काम किया। मतलब यह है कि इसने दो देशों को आपस में जोड़ दिया व्यापार के माध्यम से। यही तो ग्लोबलाइजेशन है, यही तो टॉपिक है। इसी को तो ग्लोबलाइजेशन कहेंगे कि व्यापार के माध्यम से एक या दो से अधिक देश आपस में कनेक्ट हो जाएं। That controls production in more than one nation. MNC set offices, factories, वही है मल्टीनेशनल कारपोरेशन, छोटी छोटी इंडस्ट्री, छोटे छोटे ऑफिस दुनिया के अलग देशों में बनाती है और उन पर अपना नियंत्रण रखती है। बड़ी कंपनी एक एमएनसी दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलुरु में, चेन्नई में स्थापित होती है। इसके बाद दुनिया के अलग अलग देशों में अपना नियंत्रण स्थापित करे रहती है। नियंत्रण मतलब कंट्रोल उस पर किए रहती है। तो एमएनसी का बहुत बड़ा रोल है ग्लोबलाइजेशन में। The goods and services are produced globally. As a result, production in organized in increasing complex way. ठीक है, कॉम्प्लेक्स वे में तो होगा ही। कॉम्प्लेक्स वे का मतलब बहुत जटिल तरीके से, बहुत क्रिटिकल तरीके से, बहुत जान या समझ सोच कर, है ना, कोई भी काम, क्योंकि कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग इतना सिंपल तो नहीं होता है। तो कॉम्प्लेक्स वे तो सब है, लेकिन डिफरेंट चीज हम एक कॉम्प्लेक्स वे ही सही, लेकिन अलग अलग तरीकों से बनाकर और दुनिया के अलग अलग भागों में पहुंचाते हैं। The production process divide into small part and spread from across the global. छोटे छोटे देशों में छोटी छोटी चीजें बनाकर पूरी दुनिया में स्प्रेड करते हैं। पहले पूरे देश में स्प्रेड करते हैं, तब जाके उसका प्रभाव पूरे संसार पे पड़ता है, चाहे वो छोटी एमएनसी हो चाहे वो बड़ी। इन द above एग्जांपल छोड़ो, चाइना प्रोवाइड द एडवांटेज ऑफ द बीइंग चीप मैन्युफैक्चरिंग एंड लोकेशन। चाइना अट्रैक्ट करता है लोगों को। देखो, चाइना के पास अच्छी पॉलिसी है। चाइना अट्रैक्ट द पीपल और अट्रैक्ट द कंट्री फॉर चीप मैन्युफैक्चरिंग एंड लोकेशन। मतलब हमारे पास रिसोर्स है और जगह भी है, अच्छे रिसोर्स भी है और लोकेशन भी है, वो भी सस्ते दामों पर उपलब्ध है। आइए हमारे यहाँ व्यापार करिए, आपका स्वागत है। हम जगह देंगे, रिसोर्स देंगे, लेबर देंगे, पानी बिजली जगह सब कुछ देंगे, मशीनें देंगे, स्किल देंगे, वो भी सस्ते में। बस आपको केवल पैसे लेकर चले आना है। सीधे चाइना आप आ जाओ, है ना। पर हम आपको, ये अट्रैक्टिव पॉलिसीज हैं, ये अट्रैक्टिव पॉलिसीज हैं। आपके यहां कोई बिजनेस करने आया, इट मींस द इन्वेस्टर, और आपने बाय लगा दिया उसका, मतलब उसे तुमने नुकसान पहुंचाया किसी तरीके से, तो वो पलट के देखेगा क्या ऐसे कहां कबाड़ियों के पास पहुंच गए हम, जहां पे मेरी वैल्यू ही नहीं थी, नहीं जाना था मुझे वहां। खैर, मेंटल और मनी का थोड़ा सा नुकसान हुआ है, कोई बात नहीं, लेकिन ये लोग मेरे लायक नहीं थे। वो पलट के उस तरफ नहीं देखेगा। और अगर तुमने उसका स्वागत किया कि नहीं, चीप लेबर का वादा हम पूरा करेंगे साहब, रिसोर्स देंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ द प्लेस देंगे, तो वो रुकेगा आपके यहाँ। एक यहाँ भी सबमिट हो चुकी है, बहुत बिजनेस सबमिट हुई, लेकिन सफल एक भी नहीं हुई, क्योंकि हम सबमिट ही इतना खर्चा कर डालते हैं कि आगे की प्रोसेस के लिए हम पे बचते ही नहीं है कुछ। हम कार्यक्रम ही ऐसे करा देते हैं लंबे चौड़े। तो प्लीज इस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। तो चाइना आज आगे, मैं देशद्रोही की बात नहीं कर रहा कि मैं चाइना को प्रपोज कर रहा हूं, नहीं। चाइना का एक प्रोडक्ट है, चाइना की ये पॉलिसी है कि प्रोवाइडेड चीप लेबर, चीप मैन्युफैक्चर एंड लोकेशन। अच्छे विनिर्माण क्षेत्रक हैं, स्किल्ड हैं, जगह है, रिसोर्सेज हैं, ठीक है। इसीलिए मैक्सिको एंड ईस्टर्न यूरोप आर यूजफुल फॉर द
closer to the market in US and Europe. ये एक दूसरे को कनेक्ट है, यूरोप और चाइना के देश कुछ ऐसे मार्केट हैं एक दूसरे से कनेक्ट हैं. India has highly skilled engineers who can understand the technical aspect production. It also has educated English speaking youth who can provide कस्टमर केयर सर्विसेज. और जो है भारत में अच्छे स्किल्ड अच्छे इंग्लिश स्पीकर्स को कस्टमर केयर सेंटर बना देती है. विदेशी कंपनियां कस्टमर केयर सेंटर्स खोले होते हैं कि भाई आप जो है डील करिए दुनिया के बाहर के व्यापारियों को. कस्टमर केयर सेंटर बनाया, उसमें आपको बिठा दिया. इफ यू हैविंग अ हाईली नॉलेज ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग यू विल हैव टू मेंटेन द ऑफिस एंड आप डिग्निटी बन के बैठ गए. आपके पास फोन आएंगे रशिया से, फ्रांस से, जापान से, कनाडा से, सिंगापुर से, कहीं से भी, और कहेंगे कि हम आपके देश में क्या मैं एक इंडस्ट्री लगाना चाह रहा हूँ, कैसे भी बात करेगा आप उसे हैंडल करेंगे. बिल्कुल साहब आइए, हमारे पास आपका स्वागत है हमारे देश में, हमारी सरजमी पे, और हमारे पास ये चीज़ें हैं जो आपको प्रोवाइड कराएंगे हम फ्री में. उसका चार्ज नहीं लेंगे. जब आप इंडस्ट्री खड़ा कर देंगे तो हमारे देश की लेबर आप लगा लीजिएगा और हमें कुछ का कुछ भाग हमें देते रहिएगा. ठीक है, ऐसे तो वो आपकी पॉलिसी सुनकर, और अच्छे आप अगर बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं, टैलेंटेड हैं, तो वो आपकी पॉलिसी से अट्रैक्ट हो जाएगा और व्यापार में इन्वेस्टमेंट कर देगा. अगर आपने कहीं कहा है बताओ, आने हो तो आओ, नहीं आने हो तो नहीं आओ. ओके ओके सॉरी, रख देगा फोन. कहाँ फोन लगा दिए हम जाहिल को. अरे कहाँ जाहिल को फोन लगाए, है ना. ठीक है, तो कस्टमर केयर सेंटर्स फॉर skilled highly speaking English people are able to maintain the situation and also provide a job for the different nation and establishment of the MNC and the trade in the different nation in the world by the globalization. तो ग्लोबलाइजेशन का ये जो पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में हम भेजेंगे. ये इसका फर्स्ट वॉल्यूम है. थैंक यू सो मच.